वलीद आयत को कमरे में लाया और उसे बेड पर फेंका। तुमने हमारी पर्सनल बातें उस शाहमीर के साथ शेयर की। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? दूध पीता बच्चा हूँ मैं? हाँ, कह क्या रहे थे तुम लोग? बहुत समझदार हो तुम और मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, ये बकवास कर रहे थे वो लोग। वलीद ने आयत के बालों को जोर से थामा। आयत को आज वलीद से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। उसने पूरा जोर लगाया और वलीद का हाथ अपने बालों से हटाया। शर्म आनी चाहिए आपको खान, मैंने तो कभी उस इंसान से बात भी नहीं की। पूरा दिन मैं किचन में रही वहाँ, और पहले भी मैंने कभी शामिर से बात नहीं की। आपके दिमाग में ये गंद भरा है जिसकी वजह से आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। ये आपका कसूर नहीं है, आपने अपनी बहन को ये सब करते खुद जो देखा है, इसलिए आपके दिल में हर लड़की के लिए यही गंदगी भरी हुई है। वलीद ने आयत को मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे आयत ने आगे बढ़कर रोक दिया था। आज हाथ मत उठाना मुझ पर, ये लैंप देख रहे हैं ना, यही सर पर फोड़ दूंगी आपके। अगर मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ ना यहाँ, तो वो मेरी मजबूरी है। आपकी बदकिरदार बहन के मोहब्बत और इश्क माशूकी की बदौलत मुझे ये कुर्बानी देना पड़ी। ये थप्पड़ मुझे नहीं उसे मारने थे ना, जो भरे मजमे में अपनी कलाई पर चाकू लिए जब खड़ी थी। अरे उसे रोकते ना उसकी पसंद से शादी करने से। बुज़दिल तो आप हैं खान, बहुत बुज़दिल। रोज़ मुझ पर हाथ उठाते हैं। मेरा और कोई घर नहीं है, आप ये भी जानते हैं, इसीलिए ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ आप। तो मैं आपको बता दूंगी, कल को अपनी बेटी की भी शादी के बाद कह देना, तुम्हारा शोहर तुम्हें मारे, जो मर्जी करे, इसमें हमारा अमल दखल नहीं होगा। मैं कहती हूँ आप जैसे मर्द अपनी बेटियों को तो संभाल कर रखते हैं, मगर दूसरों की बेटी का क्या? कचरे से उठाई हुई होती है वो, जिसके साथ ये सब सलूक करते हैं आप। नफरत होती है मुझे आपसे। तो मुझे ये बातें सुनाओगी? मुझे, वलीद खान को? तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? हाँ, बुज़दिल। औरत पर हाथ उठाने वाला होता ही बुज़दिल है। वो कमज़ोर है, अपने दिफा के लिए कुछ कर नहीं सकती। मेरे दिल से उतर चुके हैं आप। मर्द का एक थप्पड़ औरत की नज़र में मर्द को ऊंचाई से बहुत नीचे गिरा देता है। ये हर थप्पड़ मेरे लिए ज़िल्लत है, मगर ये बात याद रखें खान, ये ज़िल्लत सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है कि आप एक कमज़ोर पर हाथ उठाते हैं। आयत वलीद का हाथ छुड़ाकर बाहर भागी थी। वलीद ने पास पड़े हुए टेबल से गुलदान उठाए और नीचे फेंक दिए। वलीद को अपना सर चकराता महसूस हुआ। उसने अपना सर पकड़ लिया। जितना वो आयत को डरा धमका कर खुद की तरफ माइल करने की कोशिश करता, उतनी ही वो उससे दूर होती जा रही थी। दादा साहब, जो उसकी दादी से 10 साल छोटे थे, उन्होंने हमेशा दादा पर ही रौब जमाया था। दादी के सामने कभी दादा बोले ही नहीं थे। आधे से ज़्यादा जायदाद उनकी थी, इसलिए उनका रौब भी था। दादी की वजह से इस हवेली में बहुत कुछ ख़राब हुआ था। जब आयत और वलीद की शादी हुई तो दादा ने उससे कहा था कि ये दादा साहब की तरह हरगिज़ आयत को खुली छूट ना दे। कल को आयत उसे बच्चा समझेगी और सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उसकी। बाबा जानी को ये पता नहीं था कि वो ये बात करके अपनी पोती की ही ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वलीद ने बचपन से ही अपनी माँ को बाप से मार खाते देखा था। वो कभी रोई नहीं थी किसी के भी सामने अपने मियाँ को लेकर। वो चाहे उन्हें जूते भी मार ले, मगर वो कभी नाराज़ भी नहीं हुई थी। आयत के साथ सलूक में ज़्यादातर हाथ इसी तरबियत का था जिसमें औरत पर हुक्मरानी ही सिखाई गई थी। वलीद उस वक्त सख्त गुस्से में था, इसलिए वो बाहर निकल गया। आयत भी लॉन में चली गई थी। आयत को वलीद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर को वो भी इंसान थी। उसने फ़ैसला किया था कि आज के बाद वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे रिश्ते कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाए। महर बहुत खामोशी से इस हवेली से चली गई और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, तो वो क्यों उसकी खातिर सब सहती। उसने अपनी दोस्त फारिया को घर के नंबर से कॉल की। बेवफा, याद आ गई तुझे मेरी? शादी क्या हो गई तेरी, तू तो गायब ही हो गई। जवाब में आयत ने रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया है तुझे, क्यों रो रही है? क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। मेरी शादी नहीं हुई फारिया, मेरा सौदा हुआ है। मेरा सौदा करने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने हैं। तुम जानती हो मैं सख्त अजियत में हूँ, मैं पल पल मर रही हूँ यहाँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है खुद को इस अजियत से बाहर निकालने का। क्या हुआ है, मुझे डिटेल से बताओ।
आयत उसे सब कुछ बताती गई और साथ साथ वो बुरी तरह रो भी रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं कल ही आती हूँ तुम्हारे पास। वैसे भी बाबा ने कहा था कि हमने सवात जाना ही है, तो तुमसे मिलते हुए जाऊंगी। मैं कल ही आती हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम्हारे खानदान वालों ने? जीती जागती इंसान हो तुम। मैं भी तो देखूं कि क्या करते हैं ये सब लोग। आयत को बहुत हौसला हुआ था फारिया से बात करके। आयत वलीद का इंतज़ार किए बगैर ही कमरे में चली गई और चुपचाप सो गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा वलीद को बर्दाश्त कर दिया। महर की नाइट ड्यूटी थी। वो अस्पताल से आई तो रात के 2 बज रहे थे। शाहबख्त अभी तक घर वापस नहीं आया था। मुलाजिम सब सोने जा चुके थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शाहबख्त यूं रात गए घर से बाहर रहता। महर सारी रात घर में परेशान रही। सुबह 5 बजे के करीब शाहबख्त घर आया, मगर कोई लड़की उसके साथ थी जिसने उसे सहारा दे रखा था। लाउंज में बैठी हुई महर को आग ही तो लग गई। कौन हो तुम और शाहबख्त के साथ क्या कर रही हो? मैडम, मैंने इन्हें क्लब में देखा तो इनसे इनका पता पूछा और इन्हें छोड़ने आ गई। आपके शोहर ने शराब पी रखी है। शायद क्लब में कोई पार्टी चल रही थी तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। ठीक है, जाओ तुम। शाहबख्त को सहारा देकर महर कमरे में लाई। वो हैरान ही तो हो गई थी कि शाहबख्त शराब भी पीता है। उसको तो ये बात मालूम ही नहीं थी। महर को सुबह का बेचैनी से इंतज़ार था। सुबह शाहबख्त की आंख खुली तो उसके सामने ही सोफे पर महर बैठी हुई थी। अरे मेरी जान, आज आपने अस्पताल नहीं जाना? नहीं, मेरी आज नाइट ड्यूटी। मेरी आज नहीं, आज मेरी ड्यूटी नहीं है। शाहबख्त, आपने रात को शराब पी थी? शाहबख्त ने महर की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, बेबी, ये आम सी चीज़ें हैं, तुम इन चीज़ों को ज़्यादा मत देखो। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये सब आम है। मगर शाहबख्त, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो शराब पीते हैं। अब क्या कर सकते हैं बेबी, तुम्हारे लिए मैं अपनी आदत तो नहीं बदल सकता ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बैठकर उनकी तरफ से किए जाने वाले तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। शाहबख्त। शाहबख्त महर के करीब आया और उसकी ठोड़ी थामी। मेरी जान, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना है अब, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी ही पसंद से की है। तुम जानती थी कि हवेली के बाहर मेरी एक अलग दुनिया है। अब तुम्हें ऐसे ही रहना है। मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें मेरा प्यार मिल रहा है ना? इससे ज़्यादा की तवक्को करना मुझसे कि मैं आम मर्दों की तरह तुम्हारी हर बात मान लूँगा। मुझे ज़रा देर हो रही है, मैं आता हूँ। महर को शाहबख्त पर बेतहाशा गुस्सा आया था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अब उसने खुद ही अपनी पसंद से शादी की थी तो ये एतराज़ कर भी नहीं सकती थी वो कोई। सुबह सुबह आयत की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उस लम्हे उसका दिल किया कि वलीद को उठाकर कोई चीज़ मार दे। वलीद का बाजू हटाते वो उठ गई। आयत। वलीद ने उसे नीचे उतरने से रोका था। हाथ छोड़े मेरा खान। सॉरी, मैं तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। वहाँ मुझे तुम्हारे साथ इतना रवैया नहीं रखना चाहिए था। तुम मेरी बीवी हो तो क्या एक सॉरी वो सारी ज़िल्लत मिटा देगी जो मैंने बर्दाश्त की है? हरगिज़ नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आयत देखो प्लीज़, मेरे लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है। मुझे माफ़ी मांगना नहीं सिखाया गया। प्लीज़ मेरी बात समझो। क्या समझूं मैं? कि अगर आपको कुछ नहीं सिखाया गया तो भी मेरी ही गलती है। अपनी खामियों को छुपाने का अच्छा ज़रिया है खान। मगर मुझे ये बातें अब अट्रैक्ट नहीं करती। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करें अब आप। आयत उसका हाथ छुड़ाकर उठ गई। वलीद के लिए सच में आयत से माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल अमर था, मगर उसने माफ़ी मांगी। शायद आयत के दिल के ज़ख्म अब इतने बढ़ गए थे कि वलीद जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेता, वो उसे माफ़ करने वाली नहीं थी अब। आयत की दोस्त फारिया उससे मिलने के लिए आई थी। फारिया के गले लगकर आयत ने उसे अपने सारे गम बांटे। फारिया उसको चुप करवाती रही। तुमने उसे बर्दाश्त ही क्यों किया? 2 जूते लगाने थे जब पहली बार उसने तुम पर हाथ उठाया था। तुम भी घरेलू औरतों की तरह चुपचाप उसका जुल्म सहती रही। मुझे समझ नहीं आता तुमने इतनी तालीम हासिल कैसे कर ली। मैं कैसे आवाज़ उठाती फारिया? ये तुम्हारे बाबा नहीं हैं जो तुम्हारी हर बात मानते हैं। ये मेरा घर है। यहाँ बेटी की कोई अहमियत नहीं।
मुझे पढ़ाया लिखाया भी इसीलिए गया था कि कल को उस आने वाले ज़माने में कोई इस हवेली पर उंगली ना उठा पाए कि ये लोग औरतों को पढ़ने नहीं देते। इस हवेली में मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वैसे वो है कहाँ तुम्हारा शोहर? ज़रा मेरे सामने तो आने दो, दो दो हाथ करूँ उससे। आखिर उसने समझा क्या हुआ है खुद को? कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो। फारिया, मैंने कल उसका हाथ रोका और मज़े की बात है कि आज उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने तो उस दिन से उससे नफ़रत करना शुरू कर दी थी जिस दिन पहली बार उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। मुझे सख्त बुरा लगता है वो अब। आयत, अगर उसने माफ़ी मांगी है तो उसे एक और मौका तो देकर देखो, हो सकता है वो सुधर जाए। वो सुधरने वाला नहीं है आयत, वो सुधरने वाला नहीं है। मेरी बात मानो, एक आखिरी बार इस रिश्ते को मौका दो। वो अभी छोटा है, तुमसे बहुत छोटा। उसमें मैच्योरिटी शायद वैसी नहीं है जैसी तुम में है। औरत का काम ही यही होता है कि सब कुछ भूल कर आगे बढ़े। तुम्हें भी यही करना है। अच्छा, ये तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? पता नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता चल जाना चाहिए। खैर, मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम उम्मीद से हो। फारिया ने गाड़ी में पड़ा हुआ अपना मेडिकल का सामान मंगवाया जो उसने अपने गांव ले जाना था, वहाँ के अस्पताल के लिए। थोड़ी देर बाद आयत को फारिया ने खुशखबरी सुना दी थी। मुबारक हो, तुम उम्मीद से हो। पता नहीं फारिया, मुझे खुशी नहीं हो रही। छोड़ दो सब कुछ, खुद का ध्यान रखो। अब भूल जाओ अपने शोहर को। अब तुम उसे कोई अहमियत दो या ना दो, तुम्हारे पास इतना प्यारा तोहफा जो आने वाला है, उसे एहसास दिलाओ कि अगर वो तुम्हारे साथ यही सलूक रखेगा तो तुम भी उसे अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दोगी। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। दोबारा आऊँगी सवात से वापसी पर तुमसे मिलने। फारिया जा चुकी थी। आयत को फारिया के साथ होने से बहुत ज़्यादा हौसला मिला था। अब उसके पास उसका बच्चा था। उसने सोच लिया था कि वो कोई बात भी बर्दाश्त नहीं करेगी अब वलीद की। आयत ने अपनी सास को अपने उम्मीद से होने का बता दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ये बात सबको पता चल गई थी हवेली में। बाबा जानी ने बाकायदा सदका खैरात की कि अगला हवेली का वारिस आने वाला है। वलीद जब रात को हवेली आया तो उसे सबसे ये बात का पता चला। वो कमरे में गया तो आयत लेटी हुई थी। वलीद चलते हुए उसके पास आकर बैठ गया बेड पर। इतनी बड़ी खुशखबरी पर सबसे पहले मेरा हक था और तुमने वो लोगों को बता दी। क्यों आयत? आयत ने वलीद की तरफ रुख मोड़ा। तो ऐसा करें, इस बात पर भी दो चार लगा दें आप मुझे। यही तो करते आए हैं ना आप, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको हर बात पर एतराज़ है मेरी। अब इस बात को भी लेकर मारेंगे आप मुझे? मुझे गलत मत समझो खान बेगम, मैं इस खुशी को तुम्हारे साथ मनाना चाहता था। तुम्हें मेरी हर बात ही गलत लगती है। कभी मेरी बातों को सीधे तरीके से भी लिया करो। आपने कोई रास्ता छोड़ा है? खैर, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो बाहर जाएं और चची से कह दें कि वो आपको खाना दे दें। मुझसे कुछ नहीं होगा आज, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वलीद ने आयत के चेहरे पर हाथ फेरा। तुमने खाना खाया है? मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? उठो और खाना खाओ मेरे साथ। तुम्हें पता है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और ये तो मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा होगा। वलीद ने आयत के पेट पर हाथ रखना चाहा। खबरदार जो मुझे छुआ भी तो मेरे बच्चे तक को वो एहसासात नहीं पहुंचने चाहिए जो मैं महसूस करती हूँ। मुझे हाथ भी मत लगाना आप खान। क्यों? मेरा भी तो बच्चा है ये। तुम अपने घर से लाई थी इसे? जैसे मैं तो जानती ही नहीं ना कि ये सारा प्यार मोहब्बत बेटे के लिए है। अगर बेटी हो गई तो उसका नसीब भी तो दूसरी आयत की तरह हो जाएगा ना। फजूल बातें मत किया करो आयत। उठो, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं सोने दूंगा। कल डॉक्टर के पास जाएंगे हम। आयत खामोशी से उठी और हल्का फुल्का खा लिया। सोने के वक्त वलीद की आयत थी कि वो आयत को अपने साथ लगाकर सोता था। उसने उसे अपने करीब करना चाहा मगर आयत ने फिर उसका हाथ झटका। कहा है ना करीब मत आए, समझ नहीं आती आपको? नहीं अच्छा लगता मुझे जब आप करीब आते हैं मेरे। ये क्या हरकत है आयत? ऐसे कोई करता है? ऐसा हर उस औरत को करना चाहिए जिसका शोहर बेहिस हो, लोगों की खातिर उसे बात बात पर मारता हो। आयत प्लीज़, मैंने सॉरी किया है ना, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा इससे। आयत ने करवट बदल ली और तकिया बाजू में खींचकर थोड़ी ही देर में सो गई।
ولید نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر سکون سے سو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ہی رویے سے آیت کو خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ مہر آج جلدی فارغ ہو گئی تھی ہسپتال سے، تو اس نے شاہ بخ کے آفس میں آنے کا سوچا۔ وہ آفس آئی تو اسے بہت سے لوگ جانتے تھے، اسے شاہ بخ کا آفس بھی پتہ تھا۔ سیدھا آفس میں ہی چلی گئی، مگر آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ شاہ بخ کو ایک لڑکی اس پر جھکی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی۔ شاہ بخ کی ٹائی بھی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ شاہ بخ، لڑکی پیچھے مڑی تو مہر اسے فوراً پہچان گئی۔ وہ شاہ بخ کی سیکرٹری تھی۔ اچھا، تو میرے پیچھے یہ سب کام بھی ہوتے ہیں؟ مہر، تم غلط سمجھ رہی ہو، آؤ یہاں پر واپس۔ شاہ بخت اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا جبکہ اس نے اس لڑکی کو اشارہ کر دیا کہ وہ باہر چلی جائے۔ مہر اندر آئی اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے باہر جاتی لڑکی کے چہرے پر تھپڑ لگایا۔ شرم نہیں آتی کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو کوئی ڈھونڈ لیتی نا جو تمہاری قیمت اچھی ادا کر دیتا۔ سیکرٹری بھی کافی ڈھیٹھی تھی۔ ارے جتنی قیمت آپ کے شوہر ادا کرتے ہیں نا، اور کوئی کر سکتا ہے کیا میڈم؟ اب سر اتنے ہینڈسم ہیں تو ان پر صرف آپ کا ہی تو حق نہیں ہے نا، باقی لڑکیوں کو بھی تو ان سے فائدہ حاصل کرنے دیں۔ شٹ اپ! مہر نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ شاہ بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ مہر نے ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ مہر، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ صرف میری جاننے والی ہے، سیکرٹری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس کر دیں شاہ بخت، نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے آپ کے لیے اپنے سارے خاندان کی مخالفت مول لی اور آپ یہاں یہ سب کرتے پھر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دیکھو مہر، ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہاں اس قسم کی دوستیاں عام ہوتی ہیں۔ تمہیں اب ان سب چیزوں کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں کیوں ڈال لوں ان سب چیزوں کی عادت؟ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی بہن میرے بھائی کی بیوی ہے۔ آپ میرے ساتھ جو کچھ کریں گے نا، اسے بھی حویلی میں وہ راج نہیں کرنے دوں گی، میں بدلہ لوں گی اس کا میں۔ مہر واپس چلی گئی۔ شاہ بخت بے شک مہر سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ اپنی ایسی زندگی چھوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا نا۔ اس کو لگتا تھا کہ مہر سمجھے گی اسے۔ کچھ دنوں سے مہر نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ بھی حویلی کی عورتوں کی طرح تنگ نظر ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ٹھیک تھی۔ کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کو تکلیف دے کر آتے ہیں تو پھر کامیابی کی امید کیسی؟ آیت چچی کے ساتھ بیٹھی تھی جب حویلی میں کچھ عورتیں ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے کپڑے لے کر آئی ہوئی تھیں۔ آیت ان کے ساتھ ان میں سے سوٹ پسند کر رہی تھی۔ ویسے بھی اب تو ظاہر ہونے لگا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کا وجود بھاری ہو رہا تھا۔ بی بی جی، آپ تو بڑی پیاری ہو گئی ہیں جی، بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں جی دن بدن۔ ارے کیوں نہیں ہوگی یہ پیاری؟ ولید خان اتنا خیال جو رکھتے ہیں اس کا۔ دیکھنا میری بہو بہت ہی پیاری ہے، کیسے اس حویلی کو بچوں کی کلکاریوں سے بھر دے گی۔ چچی نے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت سوٹ دیکھ رہی تھی جب مہر حویلی میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ ارے مہر بیٹا! چچی کھڑی ہو گئی۔ مہر نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور ان کے گلے لگ کر ایسے برے طریقے سے روئی کہ پاس بیٹھی عورتیں بھی ڈر گئیں۔ آیت نے فوراً انہیں باہر بھیجا۔ بتاؤ تو بیٹا کیا ہوا ہے؟ مورے شاہ بخت کے اور لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی ہے، نہیں بدل سکتے وہ۔ میں نے انہیں خود ایک لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے۔ آیت تو اس کی بات سنتے ہی حیران ہو گئی۔ کہاں وہ مہر تھی جو شاہ بخت کے پیچھے پاگل تھی، اور کہاں یہ مہر تھی؟ ضرور اسی نے شاہ بخت کو ولید کے رویے کے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ اس سے تو میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی نا، میرا بھائی سے منہ نہیں لگاتا۔ دیکھنا، آنے دو میرے بھائی کو، اس سے بھی گھر سے ابھی نکلواتی ہوں میں۔ مہر آیت کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ چچی نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ امید سے ہے وہ، ولید کو پتہ چل گیا نا تو تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور تم اسے مارنے چلی ہو؟ تم نے خود ہی شاہ بخت کو پسند کیا تھا، اس وقت کتنا منع کرتے تھے ہم سب تمہیں۔ اب کس بات کا شور مچا رہی ہو پھر تم؟ ارے مورے، آپ نہیں جانتی ہیں اس ڈائن کو، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ خود کی شادی چھوٹے لڑکے سے ہو گئی نا، جو اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ آخر کو بوڑھی جو ہو رہی ہے، اس لیے اس نے شاہ بخت کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ کہیں ولید سے کہ اسے باہر نکالے۔
आयत बेटा तुम कमरे में जाओ, पागल हो गई है ये। आयत जो हैरानी से इतनी देर से ये सब तमाशा देख रही थी, चची के कहने पर फौरन कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 जानें थी। उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा था। इस अरसे में वलीद ने उसे अपना एक अलग ही रूप दिखाया था। वो सख्ती करता तो इसलिए कि वो अपना ख्याल नहीं रख रही थी, मगर अब आयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जो मर्ज़ी करे, क्योंकि अब उसके पास उसके बच्चे आने वाले थे जो उसकी कुल कायनात थे। मगर महर की बातों ने उसे डरा दिया था। अगर आयत को महर के कहने पर वलीद ने निकाल दिया तो, जैसे महर के कहने पर ही वलीद ने उससे शादी की थी। कमरे में बैठे हुए आयत का सोच सोच कर बुरा हाल था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, जो ये अक्सर 2 बार खाती थी, एक पहले और एक वलीद के साथ। आयत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आज वलीद का इम्तहान था कि वो करता क्या है, बहन की खातिर बीवी को मैके छोड़ता है या उसका मान रख लेता है। आयत का मान किसी ने नहीं रखा था, मगर उसे वलीद से उम्मीद थी कि शायद वो उसका मान रख ले। वलीद हवेली में आया तो उसे हवेली में खामोशी का एहसास हुआ। वो अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ आई, बेटा मेरे कमरे में आओ, तुमसे कोई बात करनी है। वलीद अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दिया। वहाँ आयत की वालदा और वालिद भी थे, साथ में बाबा जानी और महर के वालिदैन भी थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आयत तो ठीक है। आयत ठीक है, मगर तुम्हारी बहन ठीक नहीं। वलीद तुम जानते हो वलीद, तुम शाहबक ने मुझे धोखा दिया है। उसके किसी और लड़की, बल्कि कई लड़कियों से ताल्लुकात हैं। मैं उसका घर छोड़ कर आ गई हूँ। तुम भी इसकी बहन को वापस घर भेजो ताकि उसकी अकल ठिकाने लगे। वलीद पहले तो महर की बात सुनकर खामोश रहा। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी दिल जान से अजीज बीवी को तुम्हारी खातिर छोड़ दूंगा, वो भी उस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते वलीद? भाई तो बहनों की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। तुम्हारी बीवी अपने माँ बाप और भाई को तुम्हारी बातें बताती है, जिसकी वजह से शाहबक मुझसे बदले ले रहा है। ये ताई भी सब में शामिल हैं। बाबा जानी और सब हैरान हो रहे थे कि महर कैसे इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी ज़ुबान को काबू में रखो महर, हमारी तो बात ही नहीं हुई अपनी बेटी से पिछले 6-7 माह से, जब से उसकी शादी हुई है। शाहबक से वो पहले भी बात नहीं करती थी, अब क्या करेगी? वलीद बेटा, हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। आयत की वालदा ने वलीद को समझाना चाहा कि कहीं वलीद गुस्से में आकर उनकी बेटी को मारने ही न लग जाए। ताई आप आयत को लेकर आएं। आयत की वालदा फ़ौरन उठी और अपनी बेटी को ले आईं। लो आ गई है ये वलीद, इससे पूछो क्या पटियां पढ़ाती है ये मेरे शोहर को कि वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो चुका है। महर एक बार फिर आयत को मारने के लिए आगे बढ़ी। अब की बार वलीद ने उसे बाजू से पकड़ा और ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ा। खबरदार, जो आइंदा मेरी बीवी के बारे में अपनी गलीज़ ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी कहा तुमने तो अपनी पसंद से उस शख्स से शादी की है ना? याद है कितना समझाया था तुम्हें मैंने कि वो बदकिरदार आदमी है, नहीं है तुम्हारे काबिल, मगर तुम्हारे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। अब भुगतो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आयत और मैं जैसे मर्जी रहें, मगर किसी को हक नहीं है कि मेरी खान बेगम को कुछ भी कहे या उसकी तरफ कदम भी बढ़ाए। मैं लिहाज नहीं करूँगा किसी का भी, अगर कोई मेरी बीवी के खिलाफ बोला एक लफ्ज़ भी तो। आयत आइंदा महर तुम्हें कुछ भी कहे तो मेरे कहे बगैर इसे इस हवेली से बाहर निकाल कर फेंक देना। शादी इसने अपनी मर्जी से की थी, तो अब हम कोई जिम्मेदार नहीं है इसके किसी भी किस्म के हालात के। चलो आयत, तुमने तो अपना हाल ही ख़राब कर लिया है। वलीद आयत को अपने बाजू के हिसार में लेकर कमरे से चला गया। महर रो रो कर हवेली सर पर उठा चुकी थी। बाबा जानी यही कहकर गए थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, जब शादी अपनी पसंद की है तो अब निभाए भी।